हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट में आपका स्वागत है। और 30 अक्टूबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर उसका साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है। तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबरें नहीं हैं, बट जितनी भी हैं दो चार पॉइंट जो भी निकल करके आ रहे हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। जो चीज़ें छोड़ने वाली होंगी उनको इग्नोर मारेंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप इसका जो पीडीएफ है उसको एक्सेस कर सकते हो। देखो, पहला आर्टिकल लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ न्यूरल प्रीकर्सर सेल्स एबनॉर्मल माइग्रेशन। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर से देखो, ये नहीं पढ़ना, ओके, और ये सब कुछ नहीं पढ़ना। जो बता रहा हूँ आप जो है वो उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करो। पहले देखते हैं कि आखिर जो बाइपोलर डिसऑर्डर है वो क्या होता है। ओके, तो बाइपोलर डिसऑर्डर बेसिकली कुछ नहीं होता, आपका जो मूड है वो लगातार चेंज होता रहता है डे बाय डे, और बहुत माइन्यूट सा नहीं, मतलब पूरा जो आपका कह सकते हैं कि बोलने का तरीका है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं, एक्टिविटी लेवल्स हो सकते हैं, आपकी एबिलिटी हो सकती है, वो बहुत ज़्यादा चेंज यहाँ पर होती है। तो ये एक तरीके से इलनेस जो है उसको डिस्क्राइब करता है, और ये बाइपोलर डिसऑर्डर एक सेवियर इलनेस यहाँ पर निकल करके आती है। ओके, तो जो आपका यूजुअल बिहेवियर होता है उसमें भारी चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड बाईपोलर डिसऑर्डर। और इसका जेनेटिक बेसिस भी होता है, तो याद रखना कि ये जेनेटिक भी हो सकती है, और न्यूरो डेवलपमेंटल ओरिजिन होता है, मतलब आपके जो न्यूरल सिस्टम है उससे रिलेटेड बीमारी ये निकल करके आती है। ओके, बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि ये जो एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं या फिर बाईपोलर डिसऑर्डर जैसी जो इलनेस यहाँ पर आती है वो ब्रेन स्ट्रक्चर में कमी के कारण यहाँ पर आती है। ओके, ब्रेन का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी के दौरान से ही स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। तो हो सकता है कि ब्रेन का साइज़ जो है वो छोटा रह गया हो, या उसके अंदर में जो मटेरियल है लाइक वाइट मैटर है या फिर ग्रे मैटर है वो आपका यहाँ पर रिड्यूस हो गया हो, या हो सकता है कि जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है या फिर आपका हिप्पोकैम्पस रीजन ब्रेन के अंदर में है उसके बीच में जो इंटरकनेक्शन है या फिर इंटर न्यूरॉन ट्रांसमिशन है वो यहाँ पर डिसरप्ट हुआ हो, तो उस वजह से हो सकता है। खैर, हमें ये सब नहीं जानना था, हमें पता होना चाहिए बस देयर इज समथिंग कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। ओके, और वो किस तरीके से होता है या फिर क्या होता है। अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने बेसिकली ये बताया है कि जब आपका ब्रेन बन रहा होता है तो ब्रेन बनने के दौरान एक सेल से जो है वो सब निर्माण यहाँ पर होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो उस समय जब सेल यहाँ पर बनती है उस सेल से एक ट्यूब बनती है, दिस इज कॉल्ड द न्यूरल ट्यूब। ओके, और ये कुछ ऐसी दिखती है शुरू में। ओके, कुछ नहीं समझना, देखना नहीं है इसको, बस आप समझो कि हाँ भाई ऐसा कुछ यहाँ पर बनता है, और फिर धीरे धीरे पूरी की पूरी ट्यूब जो है वो एक जो ह्यूमन की संरचना है वो यहाँ पर बना लेती है। तो जो न्यूरल ट्यूब यहाँ पर बनती है, इस न्यूरल ट्यूब के अंदर में सेल्स का माइग्रेशन और डिवीज़न यहाँ पर होता रहता है। वो सेल का माइग्रेशन और डिवीज़न जो बाईपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त लोग होते हैं उनके अंदर में अलग देखने के लिए मिलता है। इतनी जो डिस्कवरी यहाँ पर है। तो ये जो माइग्रेशन है सेल्स का वो एबनॉर्मल हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल एक इंसान में होना चाहिए उससे अलग देखने के लिए मिलता है। और ये सब काम जो है उन सेल के कारण होता है जो कि न्यूरल ट्यूब के डेवलपमेंट के समय पर सबसे शुरू में बनती हैं, यानी कि प्रिकर्सर होती हैं ब्रेन के बनने से पहले। ओके, तो उसके इफेक्ट्स के कारण में ये चीज़ दिखने के लिए मिलती है। तो अलग अलग लोग जो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त थे उन लोगों में से ये सेल्स निकाली गई, और जो नहीं थे उनसे निकाली गई, तो पता लगा कि जो सेल्स का माइग्रेशन था उनका जो डिवीज़न था वो अलग देखने के लिए मिला है जिनमें बाइपोलर डिसऑर्डर था। दिस इज़ द स्टडी, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर छोटे आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है हार्डी बैक्टीरिया। हार्डी बैक्टीरिया का मतलब ये हार्ड होते हैं। ओके, हार्ड इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने जो आउटर सरफेस है उस पर एक हार्ड कवर चला लेते हैं। ओके, जैसे लाइक शेल एनिमल्स होते हैं ना, वो सेल होते हैं ना उस तरीके के। ओके, ये इनकी हार्ड जो आउटर कवरिंग होती है उसको काइस्ट कहते हैं, CYST, यहाँ पर आप देख भी सकते हो। और ये जो है वो इनको जो है वो अलग अलग जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है उससे यहाँ पर बचाती हैं, जैसे कि ऐसी कंडीशंस जो इनके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, ऐसी कंडीशन जब बन जाएं तब ये अपने शरीर के ऊपर इस तरीके का हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो ऐसा ही हार्ड स्ट्रक्चर जो है वो मार्स पर सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया पर देखने के लिए मिला, और इसीलिए उनको कहा जा रहा है हार्डी बैक्टीरिया। और ये लगभग 280 मिलियन ईयर्स तक जो है वो यहाँ पर सर्वाइव भी कर पाए मार्स की कंडीशन पर। तो मार्स पर कैसी कंडीशन है? मार्स पर बहुत सारी एक्सट्रीम कंडीशन है, लाइक कोल्ड एनवायरनमेंट है, रेडियो एक्टिव कंडीशंस देखने के लिए मिल जाती हैं, तो वहाँ पर ये सर्वाइव कर पाए। और यही स्टडी जो है वो निकल करके आई कि मार्स पर इस तरीके का जो एटमॉस्फेयर यहाँ पर था उस पर कैसे जो बैक्टीरिया हैं वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। तो जस्ट इतना याद रखो कि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड हार्डी बैक्टीरिया एंड देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल माइक्रोब्स। ऐसे माइक्रोब्स जो कि
बहुत सारा जो एक्सट्रीम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट होता है, लाइक जो उनके सर्वाइवल से अपोजिट कंडीशन होती हैं, उसमें भी सर्वाइव करने की पावर इनके पास होती है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इसके अलावा बात करें तो बर्ड फ्लू जो वायरस यहाँ पर है स्पेशली, इसके अंदर में काफ़ी सारे म्यूटेशन होते रहते हैं। बर्ड फ्लू कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमेशा से रही है, और अब इसके अंदर में म्यूटेशन हो रहे हैं। म्यूटेशन आप समझते हैं, इसके जेनेटिक मटीरियल में लगातार चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस के कारण अब इसकी एक नई संरचना जो है वो यहाँ पर फैलनी शुरू हुई है। तो आपको याद रखना है कि पहली बात तो ये फैली कहाँ पर है, तो इस समय इसके केसेस भारी मात्रा में यूरोप में देखने के लिए मिल रहे हैं, और नॉर्थ अमेरिका में इसके केसेस जो हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट जो है वो आपको यहाँ से याद रखना है कि बर्ड फ्लू के आउटब्रेक कहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं एट द प्रेजेंट। ओके, तो ये चीज़ें हैं। अब किया क्या जाता है भाई, जहाँ पर ये बर्ड फ्लू फैलता है वहाँ पर ही जो आपकी बर्ड्स हैं उनको कल कर दिया जाता है, उनको जो है वो मार दिया जाता है। लेकिन फिर भी म्यूटेशन अगर यहाँ पर हो जाए तो कलिंग भी एक इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि सिनेरियो नहीं हो सकता जिससे कि बर्ड फ्लू से यहाँ पर बचा जाए। तो बस यही है कि इसके ट्रांसमिशन को हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा, लेकिन ट्रांसमिशन लगातार लगातार बढ़ रहा है। ओके, और इसके बढ़ने को किसी तरीके से रोका नहीं जा रहा, क्योंकि म्यूटेशन भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है। तो जस्ट ये पॉइंट यहाँ पर याद रखो, बाकी कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो एस्ट्राजेनिका इन्होंने वैक्सीन बनाई। ओके, ये वैक्सीन है पूरी की पूरी। तो कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन जो है वो लगाई जा रही है। जैसे ही हम इसकी फर्स्ट डोज देते हैं, तो फर्स्ट डोज देने के बाद इंसान के शरीर के अंदर में एक कह सकते हैं कि सिंड्रोम है वो यहाँ पर पैदा हो जा रहा है। दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम। ओके, TTS इसको यहाँ पर कहते हैं। और इसके अंदर में देखो, इसके अंदर में क्या होता है कि एक पर्सन के शरीर में ब्लड क्लोट्स, जिनको थ्रोम्बोसिस कहा जाता है, और या फिर जो उसकी प्लेटलेट्स के काउंट्स हैं वो भी यहाँ पर कम हो जाते हैं। तो ब्लड के धक्के जमने लगते हैं, यानी कि ब्लड क्लोट्स और प्लेटलेट्स के काउंट में यहाँ पर कमी हो जाती है। तो ये जो स्टडी है वो ये बताती है कि अगर एस्ट्राजेनिका वैक्सीन यहाँ पर ली है तो जो TTS के केसेस हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। TTS की केसेस लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, जबकि ये एक रेयर कंडीशन है। ऐसे केसेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। TTS के जो केसेस हैं वो देखने के लिए नहीं मिलते हैं, रेयर होते हैं। बट यहाँ पर केसेस की संख्या बढ़ रही है, और इसके पीछे का कारण है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का लगना। ब्लड क्लोटिंग बिल्कुल भी सही नहीं है, आपके शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकती है, इवन हार्ट अटैक या ब्रेन के अंदर में भी हो सकती है। ओके, तो ये जो है वो आपको याद रखना है, और ये पॉइंट याद रखना कि दिस इज़ वेरी रेयर, और इसके जो रिस्क यहाँ पर बढ़ेंगे तो हमें अपना जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसमें थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो सिंड्रोम है और ज़्यादा ना फैले। तो सिंड्रोम क्या है बस उतना याद रख लो, बाकी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, लिखा हुआ है अ न्यू टारगेट फाउंड टू कॉम्बैट AMR सैल्मोनीला। ओके, तो ये स्टडी दी गई है पूरी, ये रही। ओके, इस स्टडी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, या होता है ABR एंटी जो बायोटिक रेजिस्टेंस होता है, या फिर एक होता है आपका MDR, ओके, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ पर होता है। भाई ये सब होता है, हमने जो है वो इसके बारे में काफ़ी कुछ पहले भी जाना है, लेकिन यहाँ इस पर्टिकुलर आर्टिकल से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जैसे व्हाट इज़ दिस सैल्मोनीला, पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा, और फिर ये सब क्या है, ये सब कैसे वर्क करता है, तो ये आपको नहीं पढ़ना। हमने हर बार ये बड़ा वाला लेंथी आर्टिकल जो है वो यहाँ पर कवर कराया है विद इमेज। ओके, बट इस बार आपको इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर किसी को AMR के बारे में, ABR के बारे में नहीं पता है, तो ये ऐसा होता है कि आपके शरीर में गलत तरीके से या फिर बहुत एक्सेसिव मात्रा में जब आप एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल यहाँ पर करते हो, तो आपका शरीर के अंदर में जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं या और पैथोजेंस हैं, वो रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको उसकी आदत पड़ जाती है। और फिर आप एक इम्पोर्टेंट या फिर एक कह सकते हैं कि पर्टिकुलर ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए लोगे भी, तो भी आपकी बीमारी यहाँ पर ठीक नहीं हो पाएगी। तो एंटीबायोटिक्स, जिनको मैजिक बुलेट्स यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बीमारी को ठीक कर देती हैं, वो काम करना यहाँ पर बंद कर देती हैं, और आपका शरीर बिल्कुल भी रिवाइव नहीं हो पाता वायरस से। तो एक कंडीशन जब यहाँ पर हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपने AMR और ABR को यहाँ पर हासिल कर लिया है। ओके, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना, कौन सा वायरस है, कैसे क्या हो रहा है, ओके, ये सब आपको नहीं पढ़ना, इग्नोर मारना है। ओके, इसके आगे आर्टिकल आता है बनाना के बारे में, जो कि एक हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट है। तो ज़रा थोड़ा सोच करके देखो कि मेंस में तो कहीं कुछ निकलता नहीं इस तरीके का, प्रीलिम्स में दिमाग सेट का तो क्वेश्चन दे सकता है। ओके,
बट वही है, चांसेस 1-2% से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। तो जल्दी से इस आर्टिकल को जो है वो ख़त्म यहाँ पर कर देते हैं। जितने हाईलाइट पॉइंट किए हैं उतने ही सफिशिएंट है, बाकी ज़्यादा जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इग्नोर मारो। इसका मेंशन मिला है बुद्धिस्ट लिटरेचर, यानी कि लगभग 400 BC के आसपास जो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे गए उसमें बनाना के बारे में लिखा है। और ये लिखा है कि बनाना जो है वो साउथ इंडिया में आए न्यू गुयाना आइलैंड से सी रूट के ज़रिए इनको यहाँ पर इम्पोर्ट किया गया और फिर अब यहाँ पर जो है वो डोमेस्टिकेटेड किए जाने शुरू हो गए। और इसके अलावा बनाना लार्जली जो है वो सदर्न पेनिसुलर जो रीजन है वहाँ पर उगते हैं, लाइक गुजरात है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर में केले जो हैं वो भारी मात्रा में उगाए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे सेंट्रल रीजन लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह हैं, वहाँ पर भी जो बनाना है उनकी कल्टीवेशन यहाँ पर होती है। इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है बनाना का, लगभग 29 मिलियन टन ऑफ बनाना हम हर साल प्रोड्यूस यहाँ पर करते हैं। दूसरे नंबर पर चाइना यहाँ पर आ जाता है, जो कि सिर्फ 11 मिलियन ही यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। दुनिया भर में लगभग 135 कंट्रीज़ बनाना को प्रोड्यूस यहाँ पर करती हैं। बनाना के लिए बाम और वेट कंडीशंस की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। ओके, तो ये सब चीज़ें याद रखना। लगभग 300 से ज़्यादा वेराइटीज़ साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर में बनाना की पाई जाती हैं। इसके अंदर में मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, सोडियम होता है, तो यही न्यूट्रिशियस क्वालिटी जो है वो यहाँ पर गिनाई जा रही हैं। बनाना की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एक फ्रूट नहीं है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी हैं। और इसका जो पील होता है, इसका जो छिलका होता है बनाना का, जिसको आप फेंक देते हो, उसको एज ए बायोचार यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि फर्टिलाइज़र या इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में एज अ फ्यूल, और फर्टिलाइज़र में कह सकते हैं कि बायोचार के रूप में वर्क किया जाता है, जो कि सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सफिशिएंट है। ओके, कुछ और पॉइंट निकालना चाहते हो तो इसको बहुत डिटेल में इसके ऊपर थोड़ा PhD कर सकते हैं, बट नॉट इम्पोर्टेंट। इसके बाद आगे चलें, लिखा हुआ है एंशियंट वायरल DNA। ओके, तो यहाँ से क्या निकालना है? यहाँ से सबसे पहले तो आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड रेट्रोवायरस, और इतना सफिशिएंट यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें ये बताया गया है व्हाट इज़ द एंडोजीनियस रेट्रोवायरस, बट इतना डिटेल में नहीं जाना। फिर भी चलो देखते हैं क्या बात यहाँ पर हो रही है। तो अगर हम बात करें रेट्रोवायरस की क्या होता है, तो रेट्रोवायरस एक तरीके के वायरस ही यहाँ पर होते हैं, और जिनके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA टाइप होगा, उन सभी को रेट्रोवायरस कहेंगे। कोविड-19 के अंदर में जेनेटिक मटेरियल RNA है, तो क्या कोविड-19 एक रेट्रोवायरस है? जी हाँ है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना कि व्हाट इज़ द रेट्रोवायरस। ऐसे वायरस है जिनके अंदर में जेनेटिक मटेरियल RNA टाइप होता है, उनको रेट्रोवायरस यहाँ पर कहा जाता है। ओके, जब ये आपके शरीर में घुस जाते हैं तो आपके शरीर की जो होस्ट सेल होती हैं उनसे यहाँ पर ये संपर्क करते हैं, और संपर्क करने के बाद इनका जो मटेरियल है RNA का, वो DNA में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, और DNA में कन्वर्ट होकर के आपकी होस्ट सेल को ये पूरी तरीके से जो है वो काबू में कर लेते हैं, और फिर ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं और मोर रेट्रोवायरस सेल जो हैं वो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। आपका पूरा शरीर जो है वो इन सेलों से यहाँ पर भर जाता है। ये जेनेटिक होती हैं। ओके, हेरिडेटरी जो है वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो आपके शरीर में है तो आपके फादर या उनके भी फादर के शरीर में चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ओके, तो ये हेरिडेटरी सीन यहाँ पर आपको निकल करके आएगा। हमारे शरीर का 8% जितना भी ह्यूमन जीनोम है भाई, ये कन्वर्ट तो हो गया ना DNA में, यानी आपके शरीर में रहेगा, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो DNA टाइप जेनेटिक मटेरियल को कैरी करती है। ओके, तो ये चीज़ याद रखना कि आपके शरीर का जो 8% हिस्सा है वो यहाँ पर एंडोजीनियस रेट्रोवायरस से यहाँ पर है। एंडोजीनियस मतलब सेल के अंदर में जेनेटिक मटेरियल जो यहाँ पर मौजूद है। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर जस्ट याद रख लेना। इसके अलावा रेट्रोवायरस के बारे में बताया कि RNA को होस्ट सेल के अंदर में इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर DNA में कन्वर्ट होते हैं, और फिर आपके शरीर में मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके और वहाँ पर रिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से आज 8% तक केसेस 8% तक मटीरियल जो है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो ये अपनी एक फैमिली है दिस कॉल्ड ह्यूमन एंडोजीनियस रेट्रोवायरस, इसको HERV कह सकते हो, और ये हमारे जीनोम के अंदर में ही बेसिकली वायरस रिसाइड करता है, और ये जो है वो सक्सेसिवली इनहेरिट होते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में अभी 8% कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ओके, तो जस्ट पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से और 70 पॉइंट्स निकल सकते हैं, बट रेट्रोवायरस से ज़्यादा पूछा जाए मुझे नहीं लगता कहीं पर भी। ओके, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। बाकी इस पूरे जो पेज था इसमें और कुछ काम का नहीं, ये स्टडी तो कभी बेकार थी। ओके, आप चाहे तो एक बार इसको पढ़ के देख सकते हो, आपको खुद से अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये हमारे किसी काम की नहीं है। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी मैंने बताया कि औरों में क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, तो उसको भी आप देख सकते हो। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।